प्रोग्रेशन क्या होता है? एक इस तरह का सीक्वेंस इसके अंदर कोई भी टर्म है को अगर 10 प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करोगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। जितनी भी टर्म है किसी भी टर्म से 10 प्रीसीडिंग टर्म से आप अगर डिवाइड करते हो तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं। ठीक है, मान लो आप इसमें से सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो मिलेगा हर बार। तो इस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं जीपी। ये जीपी है और ये जो कांस्टेंट वैल्यू में से उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है रेशियो। एग्जांपल के लिए जैसे ही हम लोग सेट करते हैं तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए ऑफ आर एस टू एन माइनस वन। ए फर्स्ट टर्म, आर है वो कॉमन रेशियो और ये सेकंड एन द टर्म है आपके पास। अब देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर ए आर टू द पावर 0, सेकंड टर्म में आर टू द पावर 1, थर्ड टर्म में आर टू द पावर जो टर्म है उससे एक कम पावर आ जाए। तो nth टर्म में क्या होगा? a r टू द पावर n माइनस 1। कहीं समझ आया? a r टू द पावर n माइनस 1 जो टर्म है उससे एक कम उसकी पावर होगी। ये है आपका जनरल टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए जीपी के सभी टर्म का सम का फॉर्मूला था S इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए ऑफ आर एस टू एन माइनस। अब इन सभी का सम करना। सम कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या करता हूँ, इसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू प्लस ए आर टू एन। तो ये बात समझ आई? ये जितनी भी टर्म थी सभी टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर एक स्पेस छोड़ के लिख दिया। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ये बनेगा 1 माइनस आर इंटू एस। ये टर्म ए आएगी आपके पास फर्स्ट टर्म, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। ये टर्म यहाँ पे पहले आगे होगी, ये वाली टर्म कैंसिल, बल्कि ये ए माइनस ए आर एस टू एन। समझ आया? अब मैं एस फाइंड करना है मुझे, तो एस इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला। जीपी की एन टर्म जो होती है उनका सम का ये फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर टू एन माइनस 1 ऑन आर माइनस। ये एक ही फॉर्मूला है तो दो तरीके से लिख सकते हो। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये, सम का फॉर्मूला ये। जो टर्म है इसके अंदर एन टर्म, अगर इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा? एस ऑफ इंफिनिटी ए आर स्क्वायर और ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अब तो कहाँ तक जाना है आपको? इंफिनिटी तक। इन सभी टर्म का सम का फॉर्मूला। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? ध्यान दें, अगर आर है वो ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशियो में 1 से बड़ा है, तो इन सभी सम का टर्म का सम का बता सकते हो कितना होगा? क्या होगा? ये बढ़ती जाएगी, टर्म बढ़ती जाएगी ना। 1 से ग्रेटर है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। 1 से ग्रेटर कोई भी टर्म उसकी पावर आप इंक्रीज करते जाते हो तो वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। ये बढ़ती जाएगी और इंफिनिटी में जाएगी तो इंफिनिटी पे इसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो कहाँ तक पहुँचोगे? इंफिनिटी तक पहुँचोगे।
जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 1.5 3/2 इसकी पावर आप इंक्रीज करते जाओ, पावर 2 3/2 की पावर 4 3/2 की पावर 10, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब मैं पावर को इन्फिनिटी के पास लेके जाऊंगा तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। तो इस केस में इसका सम है एस ऑफ इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट टर्म का जो सम है वो r ग्रेटर देन 1 है तो डिफाइन नहीं होगा। सेकंड केस r इज लेस देन 1, 1 से छोटी वैल्यू जो होती है उसकी पावर आप इंक्रीज करते जाओ तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे 1/2 की पावर आप इंक्रीज करते जाओ, 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो डिक्रीज होती जाती है 1/2 1/4 1/8 इस तरह से। तो r की पावर इंफिनिटी करूंगा तो व्हेन r इज लेस देन 1 r टू द पावर इंफिनिटी कोई बताएगा कितना होगा? 0। ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी होते होते जब मैं बहुत इंफिनिटी तक चला जाऊंगा तो ये छोटी होते होते कहाँ तक जाएगी? 0 तक पहुंच जाएगी। अब ये कितना होगा? सम का फॉर्मूला देखो, s ऑफ इंफिनिटी जब r इज लेस देन 1 हो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला या फिर ये कोई भी, तो r रेज़ टू n कितना हो जाएगा? 0। तो a कितना हुआ? s ऑफ इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला समझ आया? जीपी के जनरल टर्म ये है, n का टर्म भी बोल सकते हो, जीपी के n टर्म का सम का फॉर्मूला और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला। Constant ratio and constant ratio is called common ratio. ये आपके जीपी की डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें।
T of 3 equal to 2 and T of 6 equal to -1/4 and find T of 10। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? T of 3 का मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म होती है a r स्क्वायर, ये सेकंड टर्म होगी। T of 3 थर्ड टर्म का मतलब a r स्क्वायर, ये थर्ड टर्म T of 3 और ये किसके इक्वल है? 2 पे। T of 6 का मतलब a r टू दी पावर 5, ये T of 6 है इक्वल टू -1/। आपको T of 10 चाहिए, T of 10 मतलब a r टू दी पावर 9। हम इन दो इक्वेशन से a और r फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा? r³ और -1/8, तो r कितना हुआ? -1/2। क्या ये समझ आया? r³ -1/8 है, देन r इक्वल टू -1/2। अगर आपको r मिला है तो यहाँ से a बताइए कितना होगा? a कितना हो जाएगा? 8 होगा। किसी को डाउट? अब a है आपके पास और r भी है, या आपको कितने 8 -1/2 टू दी पावर 9, ये बन जाएगा आपका टू दी पावर 3 और टू दी पावर 9 इंटू माइनस टू दी पावर 3 और टू दी पावर -1/2 टू दी पावर 6 या फिर -1/60। ये आपके 10 का टर्म समझ में आया? किसी को डाउट है ये वाले क्वेश्चन के अंदर? इंक्रीजिंग जीपी का कैसे पता चलेगा? इंक्रीजिंग जीपी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे पता चलता है? देखो फर्स्ट केस ए पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और आर है आपकी वो ग्रेटर देन 1, तो जीपी कैसे बनेगी? इसी के अंदर दूसरा केस ए पॉजिटिव है बट आर है वो 0 और 1 के बीच, तो कैसे जीपी बनेगी? डिक्रीज होगी। सेकंड केस ए है वो नेगेटिव, ए नेगेटिव है और आर है, अच्छा इसी के अंदर एक और केस बता दो, ए पॉजिटिव है और आर नेगेटिव, कौन बताएगा? इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग? ये तो पॉजिटिव है, आर नेगेटिव, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कितने लोग बोल रहे हैं इंक्रीजिंग होगा? बताओ कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग होगा? कितने लोग बोल रहे हैं डिक्रीजिंग होगी? ना ही डिक्रीजिंग ना ही इंक्रीजिंग। कैसे? आर नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट टर्म आएगी प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सेकंड टर्म प्लस पॉजिटिव, थर्ड टर्म नेगेटिव, फोर्थ टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप नहीं पता होगा कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, समझ गए? आइडल इंक्रीजिंग और सेकंड केस। अब आप बताना ए नेगेटिव है और आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है, तो कैसे जीपी बनेगी? ए नेगेटिव है, ये है आपका जीपी में लिख देता हूँ सर, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब इसके अंदर ए तो नेगेटिव और आर है वो ग्रेटर देन 1 है, डिक्रीजिंग ए पे बनेगी, जीपी बनेगी। क्या ये बात समझ में आई? समझ आया सबको? दूसरा बताओ इसी के अंदर ए तो नेगेटिव है बट आर है वो 0 और 1 के बीच, तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगी, सोच के देखो, इंक्रीज होगा, जीपी इंक्रीजिंग होगी क्या?
ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और इसके साथ जो ये r स्क्वायर है वो डिक्रीज होता जाए। नेगेटिव में अगर डिक्रीज होते जाए तो क्या होता है, वो नेगेटिव में डिक्रीज होते जाए तो डिक्रीज होता है पक्का। सोचते रहो। चलो मैं आपको a की वैल्यू मैंने -3 रखी और r की वैल्यू 1/2। अब 3 टर्म को ही देख लो, कितनी टर्म इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, जल्दी बताओ। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? a less than 0 और r is नेगेटिव, क्या होगा? दोनों नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव आता जाएगा। तो इसमें भी क्या आएगा, ये समझ आया क्या? बोलो, किसी को डाउट है? डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी के अंदर नो डाउट। नेक्स्ट वन, find the fourth, find fourth successive term of a second term is smaller than the first. Therefore, by 15, by 35, and third term is larger than the fourth by 560। आपको 4 टर्म बतानी है जीपी। आपको रिलेशन दे रखा है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, और थर्ड और फोर्थ टर्म। मतलब समझ गए इसका? सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म छोटी, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस
35, ठीक है। और थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ टर्म 560, तो थर्ड टर्म है वो फोर्थ टर्म से बड़ी है, कितना 560, इतना मतलब चलिए इसको समझ आया। 16 third term 60 16 third term 16 fourth term minus 544 थर्ड टर्म 16 नहीं फिर से चेक करो, हाँ सेकंड टर्म है वो स्मॉलर है फर्स्ट टर्म से 35 और थर्ड टर्म है वो लार्जर है फोर्थ टर्म से 5। अब देखो ये कितना हुआ 35 इक्वल टू T1 माइनस T2 V1 T3 माइनस T4 इक्वल टू 560। 35 इक्वल T1 का मतलब A माइनस T2 का मतलब AR, T3 का मतलब AR स्क्वायर माइनस AR क्यूब इक्वल टू 560। ये A है कॉमन AR स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 माइनस R इक्वल टू 560। इधर 35 इक्वल टू A कॉमन 1 माइनस R। अब आपके पास इसकी वैल्यू है A इंटू 1 माइनस R की वैल्यू है A इंटू 1 माइनस R 35, मैं आपको कर देता हूँ तो R स्क्वायर इंटू 35 इक्वल टू 560 एंड R स्क्वायर इक्वल टू 560/30 प्लस माइनस 4 कैसे है अच्छा 16 में हाँ R इक्वल टू प्लस माइनस। अगर आपके पास R है तो क्या आप A फाइंड कर सकते हो? A फाइंड कर सकते हो, करो। A क्या मिलेगा 1 माइनस 4 माइनस 3 35 5 माइनस 3 इक्वल टू 8 मिलेगा। और अगर आपने R की वैल्यू माइनस 4 ले ली तो ये बन जाएगा 35 इक्वल टू A 1 माइनस माइनस 4 5 ये मिला आपको 7। ये A7 कब है जब R क्या हो माइनस 4। अब आप चारों टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म तो 7 आ गई, दूसरी टर्म माइनस 28, थर्ड टर्म प्लस वाली हो जाएगी 16 इंटू 7 112 और लास्ट माइनस 7 इंटू 64 7 इंटू 64 माइनस 4 ये 4 टर्म आ गई। अब आप में से किस किस को डाउट है? आप में से किसी को भी डाउट हैगा ये वाले क्वेश्चन के अंदर? नो डाउट, आप नोट कीजिए। इसमें R की वैल्यू माइनस प्लस 4 क्यों नहीं लेके, समझ में आया? क्योंकि सेकंड टर्म क्या है फर्स्ट टर्म से 35 कम है, समझ गए? अगर आपने ये पुट कर दिया R की वैल्यू 4 तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए टर्म Q term and R term
आर एक्स वाई कॉमन से respectively, then find the value of x to q minus r into y to r minus p into z to t minus q. इस टर्म का मतलब इस टर्म कौन सी होगी? a इंटू आर इज टू टी माइनस वन और क्यू टर्म भी ऐसे ही टी माइनस वन और आर का टर्म तीनों आपने टर्म लिखी तो किससे इक्वल है? ए क्या है आपका? कैपिटल ए आर इज टू टी माइनस वन। बी क्या है आपका? कैपिटल ए आर इज टू क्यू माइनस वन एंड सी क्या है आपका? ए आर इज टू आर माइनस वन। समझ गए? ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? Q माइनस आर। Q यहाँ पे तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूँ। ठीक है, डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? ये तो रिजल्ट मिला b बाय सी और इधर मिलेगा a और a कैंसिल r टू दी पावर कितना? x है x y और z ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस क्यू। इससे अच्छा यही कर लेते हैं सबसे बढ़िया। देखो x इज टू क्यू माइनस आर तो वो कितना हो जाएगा? a टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू आर टू दी पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, बोथ साइड पावर है वो क्यू माइनस आर लगा। इधर y की पावर क्या चाहिए हमको? r माइनस p ये हो जाएगा a टू दी पावर r माइनस p इंटू आर टू दी पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस q और नेक्स्ट है d माइनस q ये हो जाएगा a टू दी पावर p माइनस q एंड r टू दी पावर r माइनस p वन इंटू p माइनस q। ठीक है, अब इन तीनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट करने से आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा x टू दी पावर q माइनस r y to the power r minus 3 and z to the power t equal right hand side a to the power देखिए q minus r plus r minus p plus t minus q ये a हो गया। अब r करें कैपिटल r उसकी पावर है p minus 1 into q minus r plus q minus 1 into r minus p plus r माइनस वन इंटू पी माइनस वन। अब ये तो सारी टर्म कैंसिल हो गई p माइनस पी क्यू माइनस क्यू r माइनस r ए टू दी पावर 0 और कैपिटल R टू दी पावर p इंटू क्यू पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस r प्लस याद रखिए क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस r प्लस p ये हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस पी। कोई टर्म कैंसिल होगी पी क्यू इधर है माइनस पी आर ये पी है माइनस क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू आर माइनस क्यू सारी टर्म कैंसिल हुई तो ए टू दी पावर 0 और आर टू दी पावर 0 कितना हुआ? ये तीनों का प्रोडक्ट।
बीपी के हाँ हो ही गया, अच्छा ठीक है, हो गया। तो 0 लिखा इसका मतलब सारी टर्म कैंसिल होगी, a r to the power 0 1 हुआ। आप में से किसी को डाउट है क्या? किसी को भी डाउट है क्या? नो डाउट। Last term of AGP are 10, 80 और 2560। ये 3 टर्म given है। Find the first term and number of terms. Find first term and number of terms. फर्स्ट टर्म बताइए और नंबर ऑफ टर्म्स। किया फर्स्ट टर्म 80 फर्स्ट टर्म 5/4 और r कितना मिला 2 r2। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेगा 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 12 है। चलो है कोई ऐसा जिसने ये सॉल्व नहीं किया या जिसको डाउट है? आपको डाउट है? फोर्थ टर्म का मतलब कितना a r क्यूब कितना है 10। सेवंथ टर्म a r6 कितना, और लास्ट टर्म l का मतलब a r टू दी पावर n माइनस वो कितना है 256। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको r2 मिल जाएगा। जब आप इसमें से इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा r क्यूब, और 80 को 10 से डिवाइड करोगे तो 80, तो r कितना हुआ
आपको आर मिल गया। ये आर आप इसमें पुट करो और ए बताओ 5/4, तो आपको ए मिल जाएगा 5/4। आपके पास सारी टर्म सारी वैल्यू है, देखो ए की वैल्यू 5/4 आर कितना 2n-1 = 2530। तो आपको एंड ठीक है, ये 5 से कैंसिल होगा, 2 5 से तो कितना हुआ 5 1 2, ठीक है 5 1 2 5 1 2 into 4 2n-1 5 1 2 ऑलरेडी 2 दी पावर 9 होता है, 2 दी पावर 9 into 2 दी पावर 2 कितना हो गया 2 की पावर 11। तो n-1 कितना 11, तो n कितना, तो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 12 मिलेंगे। देखिए आपको ये बताना है ABCD क्या है, GP है GP है क्या बताना है। तो क्या लिख सकते हैं a² × b², ये बना आपका a² b² माइनस 2a b और ये b माइनस 2ab b माइनस 2ab b प्लस b प्लस b, ठीक है ऐसे सेपरेट किया हमने। और नेक्स्ट टर्म b² प्लस b² माइनस 2 टाइम्स bcp प्लस c² हो गया प्लस c² माइनस 2 टाइम्स CAC माइनस 2 टाइम्स CAP प्लस d²। होगा तो क्या कह रहे हैं c² p² नहीं है, हाँ d² है, हाँ मैच का नजरिया 2 3 अब ठीक है लेस देन इक्वल टू 0 सारी टर्म आ गई इसके अंदर। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ AB माइनस b होल स्क्वायर, इसको BB माइनस c होल स्क्वायर, इसको CP माइनस d होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। अभी देखिए सारी की सारी स्क्वायर वाले टर्म जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसमें एक ही कंडीशन हो सकती है लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि ये सारे की सारी पॉजिटिव वन, ठीक है। तो इन सभी ये सभी का सम 0 कब होगा जब ये तीनों अलग अलग 0 हो, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तीनों का सम 0 कभी नहीं हो सकता, अलग अलग तीनों को 0 पुट करेंगे तो इनका सम भी 0 आ जाएगा। AC माइनस B वो 0 हो गया, BB माइनस C ये 0 हो गया एंड CP माइनस D ये 0। अब यहाँ से P फाइंड करो,
पी क्या मिलेगा, पी बाय इक्वल टू पी। यहाँ से पी फाइंड करके बताओ, सी बाय बी इक्वल टू पी, और यहाँ से पी फाइंड करके बताओ, पी बाय सी। ध्यान दो, ए और बी का रेशियो कांस्टेंट है, बी और सी का रेशियो कांस्टेंट है, और सी और डी का रेशियो कांस्टेंट है। तो क्या ए बी सी डी ए बी सी डी में होंगे, ए बी सी इसमें होंगे, क्यों, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड, जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस कैसा होता है, तो ए बी सी डी आ रही, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ए बी जी बी एच डी और नन ऑफ, तो बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा दिमाग लगेगा, सोचिए क्या पूछ रहा है। There are 4n plus 1 terms. Certain equals. Certain equals of which first 2n plus 1, first 2n plus 1 term form AB. AB of common difference 2 of common difference 2 and last 2n plus 1 term RNGB of common ratio common ratio 1/2. The middle term of AB middle term of AB and GB are the same. Then find the midterm of this sequence. Find midterm of this sequence. Sequence का midterm बताना। क्या पूछा, कुछ समझ आया? एक बार पढ़ो इसको। आपको क्या बोला गया, 4n plus 1 टर्म, कितने टर्म है, 4n plus 1, ये टोटल टर्म, 4n plus 1 का मतलब और टर्म होगी या इवन, और टर्म होगी। अगर इसकी मिड वैल्यू पूछता हूँ तो एक ही मिडिल टर्म आएगी, कौन सी आएगी मिडिल टर्म, 4n plus 1। अगर ये ऑड नंबर है तो टोटल पावर ऑड है तो मिड टर्म कौन सी होती है, a plus b to the whole power n,
where n is odd, the middle term is n plus 1/2, n plus 1/2 ना, जैसे मान लो a plus b to the power 5, ठीक है। तो कितने टर्म मिलेगी? इवन टर्म। अगर ये 4 हो, टोटल टर्म कितनी होगी? 5, टोटल टर्म 5 होगी। अब मिडिल टर्म बताओ इसकी, मिडिल टर्म बताओ। इसको +1 करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो ये तो मिडिल टर्म मिलेगी। अब यहाँ पे कितनी है? 4n plus 1, इसकी मिडिल टर्म चाहिए। 4n plus 1 plus 1 डिवाइड बाय 2, ये +1 करेंगे इसके, फिर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मिडिल टर्म हो गई t ऑफ 4n plus 1, ये तो टर्म ही है, +1 डिवाइड बाय 2, ये हमको फाइंड करना है। मतलब t ऑफ 2n plus 1, ये टर्म कौन सी होगी, ये फाइंड करना है। क्या ये बात समझ आई? अब इस टोटल टर्म के अंदर 1 से लेके 2n plus 1 टर्म, फर्स्ट 2n plus 1 टर्म, ये t1 से लेके 2n plus 1 टर्म, ये कितनी है? इसमें है AP में, ये सब AP में। और नेक्स्ट t ऑफ 2n plus 2 से लेके और 4n plus 1 तक, ये सारे के सारे GP। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आई? अब ये जो AP में है 1 से लेके 2n plus 1, तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? n plus 1 होगी। तो मैं लिख देता हूँ t ऑफ n plus 1, ये मिडिल टर्म ऑफ AP ऑफ AP। इसकी मिडिल टर्म, इसमें टर्म तो उतनी है ना, हाफ हाफ हो गई, टर्म तो उतनी है, तो इसकी मिडिल टर्म वही रहेगी। बस डिफरेंस का आएगा, इसकी फर्स्ट टर्म कुछ और है, इसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसकी मिडिल टर्म भी वही t ऑफ n plus 1, ठीक है, कर देता हूँ n plus 1, मिडिल टर्म ऑफ GP। ये समझ में आ रहा है क्या? फिर से समझाओ। मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसके अंदर 10 टर्म है, 10 टर्म है, फर्स्ट 5 टर्म जो है वो AP में, और नेक्स्ट 5 टर्म है वो GP में। फर्स्ट 5 टर्म की मिडिल टर्म और नेक्स्ट 5 टर्म है उसकी मिडिल टर्म, वो दोनों सेम इक्वल, समझ गए? तो पूरे सीक्वेंस की मिडिल टर्म है वो क्या होगा? मतलब आपको ये फाइंड करना है t ऑफ 2n plus 1। क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इस AP की लास्ट टर्म है? AP के लास्ट टर्म है, ठीक है। अब देखिए AP का कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, तो t ऑफ 2n plus 1 का टर्म कौन सी होगी? AP है ये, कौन सी होगी? फर्स्ट टर्म a plus 2n plus 1 minus 1 मल्टीप्लाइड विद d, 2n into d, d कितना? 2, ये मिला a plus 4 है, ये हमको चाहिए यहाँ पे n की a की वैल्यू चाहिए, क्लियर है? अब इसको देखिए, इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, कौन बताएगा? इसकी मिडिल टर्म t ऑफ n plus 1, कितना कितना लिखूं? t ऑफ n plus 1 मिडिल टर्म a plus n into 2, इसकी मिडिल टर्म कौन बताएगा? सोच के बता। t ऑफ n plus 1 t डैश, वो क्या मिडिल टर्म? a r/2, क्या ये a सही लिखा है मैंने? हाँ, a डैश। अब फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, कौन सी? इससे जस्ट नेक्स्ट वाली, AP में 2n plus 1 थी ना, इससे जस्ट नेक्स्ट वाली कौन सी होगी? into r into n minus 1 n होगी, ये दोनों इक्वल। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब a डैश मुझे कौन बताएगा कितना होगा? n plus 1 से स्टार्ट हो रही है लास्ट टर्म, इसमें देखो फर्स्ट 2n plus 1 टर्म है वो AP में है, एंड लास्ट 2n plus 1 टर्म है वो GP में। तो फर्स्ट टर्म इस GP की कौन से स्टार्ट होगी? इस t ऑफ n plus 1 से स्टार्ट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? टोटल टर्म 4n plus 1, 4n plus 1, इसमें से माइनस करो 2n plus 1 AP वाला, तो कितनी बची पीछे? ओनली 2n बचती है, 2n बचती है ना, जब ये सारी माइनस करता हूँ
तो 2n+1 बोला है, लास्ट 2n+1 है वो जीपी। इसका मतलब इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी होगी? t ऑफ 2n+1, 2n+2 नहीं। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि टोटल टर्म है वो ही ऑड है। अगर इवन टर्म होती तो हाफ 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 कर देते। टोटल टर्म है, मान लो कि 11 है, तो फर्स्ट से लेके 6 तक एपी आ गया, और 6 से स्टार्ट हो गए वापस 6 तक क्या चला जाएगा, 11 तक जीपी चलेगा। तो फर्स्ट टर्म जो एपी की लास्ट है वही जीपी की फर्स्ट टर्म, समझ गए? तब बताओ a डैश कितना होगा? जो एपी की लास्ट टर्म है, एपी की लास्ट टर्म a+4 है, तो मैंने लिखा इधर a+4n into r to the power n। अब r कितना दे रखा है इसका? 1/2, ये लिखता हूँ 1/2 to the power n। ये एपी की मिडिल टर्म और ये जीपी की मिडिल टर्म, ये दोनों इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? a+2n इक्वल टू a+4n into 1/2 to the power n। क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ से आप a फाइंड कर सकते हो, कैपिटल A। वो कैपिटल A आपको कहाँ पुट करना रहेगा? यहाँ। ये आपसे पूछा, ये पूरी प्रोसेस फिर से समझाओ आपको। टोटल 4n+1 टर्म है, इसमें फर्स्ट से लेके 2n+1 तक एपी है, फर्स्ट से लेके 2n+1 तक एपी है। इस एपी की मिडिल टर्म आप ये फाइंड करो t ऑफ n+1। उसके बाद 2n+1 से ही स्टार्ट होगा और 4n+1 तक ये जीपी, इस जीपी की फर्स्ट टर्म ये है 2n+1, और इसका मिडिल टर्म हो जाएगा t डैश n+1। अब t ऑफ n+1 a प्लस n+1 - 1 इंटू d, d की जगह 2 है, और इसकी मिडिल टर्म a इंटू r/n+1 - 1। फॉर्मूला भी बताया a r/n-1। अब n की जगह n+1 आया तो n+1 - 1 n हो जाएगा। अब ये और ये दोनों मिडिल टर्म एक एपी की एक जीपी की, वो दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ से a फाइंड करो, देखो ये 2n को उधर देखो, a इंटू 2n प्लस 2n इंटू 2n इक्वल टू a+4। यहाँ से a कौन बताएगा? मैं इस a को उधर शिफ्ट करूंगा, ध्यान देना। ये 4n है, इधर ही रहेगा, ये 4n राइट हैंड साइड में, माइनस 2n इंटू 2n माइनस n इंटू 2n+1। ये टर्म होगी, ये टर्म होगी। अब a को उधर शिफ्ट करता हूँ तो a आ जाएगा 2n - 1। अब यहाँ से a फाइंड, a मिल जाएगा आपको a इक्वल टू 4n माइनस n इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाय 2n - 1। ये आपको a मिला। आपको फाइंड क्या करना था? ये इस पूरे सीक्वेंस के मिडिल टर्म, ये इसकी वैल्यू है a+4 है। अब a की वैल्यू आपने फाइंड करी, ये इसका क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं डाउट? चलिए नोट कीजिए, बाकी इवनिंग वाली क्लास है। आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो।